This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। जून से सितंबर के बीच रियल एस्टेट के लिए लगाई महाराष्ट्र सरकार ने तोहफों की झड़ी। लैंड यूज और एफएसआई से जुड़े 266 फाइलों की मंजूरी। मुंबई की जमीन समस्या हल करने की ईमानदार कोशिश या महज चुनाव की तैयारी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाजार का जायजा लेंगे। क्रिसिल से जानेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट और एमएमआर में कहां मिल सकता है 10 लाख रुपए में घर। मुंबई में बोईसर के उभरते हुए बाजार पर एक नजर। आज खास नजर महाराष्ट्र और मुंबई पर। मुंबई में इस साल जून और सितंबर के बीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के कार्यालय ने जिन फाइलों को मंजूरी दी उनमें दूसरी सबसे ज़्यादा यानी कि 266 फाइलें शहरी विकास विभाग की थी। इनमें ज़्यादातर लैंड यूज और फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी कि एफएसआई नीतियों से संबंधित थी। हालांकि एफएसआई बढ़ाने जैसे कदम से ज़मीन की कमी से जूझ रहे शहर को तो राहत मिलेगी, लेकिन ये कदम इतनी हड़बड़ी में उठाए गए कि कुछ के लिए तो निर्वाचन आयोग से आचार संहिता में ढील देने की भी अपील की गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये फैसले क्या वाकई में मुंबई के हित के लिए किए गए हैं या फिर ये सब कुछ चुनाव में ढोल पीटने के लिए किया गया है। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर प्रभु, जो कि अर्बन डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, और शुभांकर मित्रा हैं, लोकल डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग जेएलएल इंडिया के। आप दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। चंद्रशेखर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक साथ इतनी जल्दी इतनी सारी फाइलों को मंजूरी देना, आपको क्या लगता है कि आप वाकई में जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको मुंबई की ज़रूरतों की सुध हो गई या इसके पीछे कोई और वजह होती हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि फ़ाइल में क्या है। अगर रूटीन कोर्स की फ़ाइलें होंगी और उनको क्लियर किया गया हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके लिए कोई किसी के मन में आपत्ति होनी चाहिए। अगर ऐसी फ़ाइलें होंगी कि जिसमें जो इलीगल चीज़ें हैं या सेमी लीगल चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी नहीं चाहिए, उनको क्लियर किया हो तो उसके लिए आपत्ति होगी। सिर्फ 200 या 300 फाइलें क्लियर हो गई, इससे कोई मायना नहीं रखता। स्पेसिफिक उन फाइलों में क्या गड़बड़ है इसको समझना है, और अगर उसमें गड़बड़ है तो मैं समझता हूँ कि उसको ऑब्जेक्शन ज़रूर लेना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ। एक वर्ली एरिया में एक बीएमसी की ज़मीन है और बीएमसी की ज़मीन में झोपड़पट्टी नहीं है। जो लोग बीएमसी के रोड वाइडनिंग से बाधित थे, ऐसे लोगों को 20, 25, 30 साल पहले जाकर बीएमसी की ज़मीन में बसाया था। जो लोग रहते हैं वो सारे बीएमसी के टेनेंट हैं, उनको भाड़े की रसीद, किराए की रसीद दी जाती है। वो कोई झोपड़पट्टी वाले नहीं है। किसी बिल्डर ने अगल बगल की झोपड़पट्टियों का डेवलपमेंट की स्कीम ले ली और ये बीएमसी की ज़मीन को भी झोपड़पट्टी समझ के उसमें इंक्लूड किया गया। वहाँ के लोगों ने बहुत चिल्ला चिल्ली की कि बिन्नी, हम तो झोपड़ी वाले हैं नहीं, हमारे पास रेगुलर रेंट रिसीट है, हमको तो ये घर बीएमसी ने दिया गया है, तो हमको झोपड़े में आप कैसे डालते हो। तो मैंने सुना है वो ऐसी स्कीम आखिर में
मंजूर की है। अगर ऐसी कोई बात हुई होगी तो ये सरासर गलत है और उसमें जिसने भी किया हो उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए, ये काम रोक देना चाहिए। लेकिन रूटीन कोर्स में अगर होगा, जैसे किसी एक बिल्डर को पार्किंग लॉट की परमिशन दी और बिल्डर नाराज थे कि भाई उसको क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया, पर बाद में और सब भी क्लियर कर दिए, तो मैं समझता हूं कि जहां पर ऐसी बात होगी कि जिसमें किसी को भेदभाव किया गया है, वहां पे मैं नहीं समझता हूं कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमको आलोचना करनी चाहिए। लेकिन ऐसी बात होगी जहां पे गलत चीज की हुई है, जैसे एक उदाहरण मैंने कहा, उसको तो पूरी तरह से विरोध करना चाहिए और नई जो भी सरकार आएगी उसको इन सारे फाइल्स को रिव्यू करना चाहिए, रोकना चाहिए। बल्कि अगर गलत है तो जिन्होंने गलत डिसीजन लिया है उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। जी, यहाँ शुभांकर आप क्या मानते हैं कि ये तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई की ज़मीन की ज़रूरत बहुत बड़ी है। ऐसे में अक्सर हमने देखा है कि इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी फाइल्स पास हो जाती हैं, केस टू केस बेसिस पे एफएसआई बढ़ जाता है, कैटेगरीज आ जाती हैं। क्या आगे जाकर के अगर सरकार बदल जाती हैं तो इसका कोई असर पॉलिसीज़ पर जो बनती हैं या जो ये क्लियरेंसेस मिलती हैं इस पर पड़ने की आशंका हो सकती है? जी, पॉलिसी के मामले में तो बॉम्बे में पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप बहुत ज़्यादा होता है। पर्टिकुलरली जो डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल किए जाते हैं। कुछ स्कीम लाए जाते हैं, कुछ जैसे मिसाल के तौर पे जैसे रेंटल हाउसिंग स्कीम है, वो करीबन 2010-11 में लाया गया था। उसके बाद फिर उसको रोक दिया गया, फिर पार्किंग स्कीम लाया गया, फिर उसको भी रोक दिया गया। अभी कुछ नए तरीके से पार्किंग स्कीम लाया जा रहा है। तो इस तरीके का पॉलिसी रिवर्सल या फ्लिप फ्लॉप वो तो एक सरकार के चलते हुए ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब नई सरकार आएगा, वो नई सिरे से चीज़ों को सोचेगा, तो उसमें भी बहुत सारे डिसीजन का रिवर्सल होना पॉसिबल है। जी, तो चंद्रशेखर जी, यहाँ यही सवाल मैं उठाना चाहती हूँ कि अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो ये जो सारे डिसीजंस हुए हैं उसको रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे अगर हमारी सरकार आ गई तो आपको लगता है कि ये खींचतान और एक सियासी खेल बन के रह जाता है आखिर में? क्यों नहीं अगर कोई डिसीजन लेना है उसको वक्त रहते ले लिया जाए, ताकि आखिर में अगर ऐसे करेंगे तो जाहिर तौर पर सब उस पर सवाल उठाएंगे। नहीं, आखिर और पहले करने का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब आपकी कुछ चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ, जैसे कि आप बोलते हैं कि अगर एफएसआई बढ़ा देंगे तो उससे राहत मिलेगी। कोई राहत नहीं मिलती, शहर की तबाही होती है। यानी आपका जो कहना है वो शायद दिल्ली में, नोएडा में, अलग जगह में होता है। मुंबई एक जगह है कि जो चारों तरफ से समुंदर से घिरी हुई है और 437 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसके अंदर 200 स्क्वायर किलोमीटर पे तो कुछ बन नहीं सकता। तो 200 स्क्वायर किलोमीटर पे जहाँ पे 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पे एफएसआई बढ़ने से शहर का कोई भला नहीं होता। तो जनरलाइज स्टेटमेंट मत करिए। गांव में या छोटे शहरों में एफएसआई बढ़ाने से शायद कोई राहत मिलती हो, लेकिन मुंबई जैसे जगह में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, वहाँ पे एफएसआई बढ़ाने से कोई राहत नहीं मिलती। ये तो पहली बात, मतलब क्लैरिफिकेटरी मुझे कह देना चाहिए कि ऐसा ना लोगों को लगे कि भाई एफएसआई बढ़ाने से फायदा ही फायदा होता है। जनता का कोई फायदा नहीं होता, बिल्डर का फायदा होता है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, कब किसने कितने डिसीजन लिए इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि डिसीजन शहर के हित में है या शहर के हित में नहीं है। अगर शहर के हित में डिसीजन है तो उसको कोई भी नई सरकार आए रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर शहर के हित में नहीं है तो कोई भी सरकार आए उसको रोकना उनका फर्ज बनता है, सारे ऐसे डिसीजन को। तो ये तय होना चाहिए कि शहर के हित में क्या है और कौन से डिसीजन है और शहर के हित में नहीं है। ये मतलब बुनियादी तौर पे, और सिर्फ एफएसआई बढ़ाने से शहर का कोई भला नहीं होता, शहर का नुकसान होता है। कई बार हमने समझा है कि शहर की जो तबाही होती है, जैसे बीच में 5 साल पहले बरसात गिरी और लोग मर गए, वो तो एफएसआई बढ़ाने से शहर में कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ पे पानी ज़मीन के अंदर जा सकता है, तो सारा पानी रास्ते पे आता है और लोग उसकी वजह से मरते हैं। तो एफएसआई बढ़ाना, इसके पीछे भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पूरे विश्व में
पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी होती है, उसके बाद में उस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में एफएसआई बढ़ाया जाता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बढ़ता नहीं है, आज है उन लोगों के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है, और एफएसआई वैसे ही बढ़ाते जाएं तो शहर की पूरी तरह से तबाही होती है। तो एफएसआई बढ़ाने से कोई शहर का फायदा नहीं होता, चाहे आज बढ़ाए हो या 5 साल में बढ़ाए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल सिर्फ एफएसआई बढ़ाने का नहीं है, सवाल वो लीगली है, शहर के हित में है या शहर के हित के खिलाफ है, इसको समझना चाहिए। तो पहले वाले सरकार ने निर्णय लिए, इसके लिए कल को नई सरकार कहेगी उसको हम रोकेंगे, और उसको रोकने के बाद में फिर वो जिनके फाइल रोके हैं वो जाके उनको मिल लेंगे, तो फिर वो भी उसको क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फाइलों को रोकना और फाइलों को क्लियर करना, ये किसी को घूस दिलाने के लिए उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। शहर के हित में जो है उसको मंजूरी होनी चाहिए, और शहर के हित के खिलाफ है उसको बिल्कुल ही रोक देना चाहिए। जी शुभांकर, यहाँ आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपने भी कहा था कि कुछ पॉलिसीज़ जो होती हैं वो फ्लिप फ्लॉप होता रहता है, तो हमने अब एफएसआई का ही मुद्दा उठ रहा है, तो पहले भी हमने देखा कि कई पॉलिसीज़ आई जिनमें एक्स्ट्रा एफएसआई मिल गया, लेकिन जब वो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने की बात आई तो इतने लोग ही नहीं सामने आए कि उसका कोई फ़ायदा उठाया जा सके। 5-5, 6-6 साल गुजर चुके हैं और बहुत कम लोगों को या तो फ़ायदा हुआ या बाद में उनको स्क्रैप करना पड़ा। तो एक सोच समझ करके बनाई हुई पॉलिसी की ज़्यादा ज़रूरत शायद यहाँ है, या सिर्फ एफएसआई का जब आप उस पर ठप्पा लगा देते हैं और बढ़ रहा है तो शायद सरकार को ये लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और सब लोग खुश हो जाएंगे, कहीं ये थिंकिंग दिखती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ज़्यादातर जो भी पॉलिसी लेवल डिसीजन देखा जाता है, पर्टिकुलरली मुंबई सिटी के लिए, वो काफ़ी एडहॉक किस्म का होता है कि जैसे कि पार्किंग स्कीम उसको लाना फिर उसको वापस बुला लेना, या रेंटल हाउसिंग स्कीम, जो कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से एक वेल थॉट वेल प्लान्ड स्कीम था और एक फुल प्रूफ स्कीम था। अगर आप कोई स्कीम ला रहे हो तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, तो उसको समझ के और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है वो समझ के फिर उसको लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक स्कीम ला दिए, आप उसके लिए पूरी तरह से तैयारी नहीं है, आपके पास इम्प्लीमेंटेशन की मैकेनिज़्म नहीं है, मॉनिटरिंग की मैकेनिज़्म नहीं है, और कुछ टाइम के बाद उसके खिलाफ आवाज़ उठता है, उसके खिलाफ लोगों को परेशानी होती है और आप स्कीम को रिकॉल कर लेते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि जल्दबाजी में ऐसा कुछ पॉलिसी या स्कीम लाना चाहिए, और पूरी तरह से सोच समझने के बाद उसका इम्पैक्ट समझने के बाद और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है सिटी के ऊपर या सराउंडिंग के ऊपर, उसको समझने के बाद ही इस तरीके का कोई भी स्कीम या कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए। जी चंद्रशेखर साहब, आप यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? देखिए, ये 2 स्कीम की जो बात कर रहे हैं, एक तो रेंटल हाउसिंग स्कीम की बात कर रहे हैं, इसको, और वो पार्किंग वाली की शायद बात कर रहे हैं। ये दोनों भी स्कीम, जैसे रेंटल हाउसिंग की स्कीम है, ये बिल्कुल ही मिसकंसीव्ड स्कीम थी। मतलब ये कोई एडहॉक नहीं थी, ऐसा नहीं किया था कि आज किया और कल वापस लिया। ये की थी लोगों को रेंटल हाउसेस मिलेंगे ऐसा समझ के किया था। जिन्होंने किया था उनको अर्बन डेवलपमेंट की कुछ सोच नहीं है। दुर्भाग्यवश मैं कहना चाहता हूं कि जो आईएएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनको अर्बन डेवलपमेंट की बात समझ में नहीं आती। उनको कोई कुछ चढ़ा देता है, जैसे चढ़ाते हैं वैसे निर्णय ले लेते हैं। इसके लिए रेंटल हाउसिंग को उन्होंने की, हमने कहा 10,000 घर बनेंगे, 15,000 घर बनेंगे, 50,000 घर बनेंगे, बस आंकड़े लगाते रहे। पहले दिन में जिस दिन ये रेंटल हाउसिंग की स्कीम आई, उस दिन से हमारे जैसे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार कहते थे कि ये नहीं चलेगी, इस स्कीम को, ऐसे स्कीम मत लाइए। लेकिन उन्होंने कर दिया। बाद में ख्याल आ गया थोड़े दिनों में कि ये चल नहीं रही, इसके लिए विड्रॉ किया। देर आए दुरुस्त आए, ऐसी स्कीमों को होना ही नहीं चाहिए। जो गलत स्कीम है उसको विड्रॉ कर देना चाहिए। उसको एडहॉकिज्म नहीं बोलते हैं, वो जो गलत है उसको ठीक करना, उसको एडहॉकिज्म नहीं बोलते हैं। जैसे रेंटल हाउसिंग की स्कीम चली ही नहीं, चलेगी ही नहीं, क्योंकि आप मुंबई से
100 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर किसी को अगर 180 स्क्वायर फीट में, जिसमें संडास बाथरूम भी है, एक कमरा भी बिल्कुल नहीं बनता, ऐसा कमरा बना हुआ है जिसमें मेरे जैसा एक आदमी 6 फुट लंबा ठीक से सो भी नहीं सकता, ऐसा कमरा किसी को देंगे और कहेंगे कि ये किराए पे एक कमरे में आप संडास बाथरूम भी हो और पूरी फैमिली भी रहो? कौन जाएगा वहां पे रहने को? कोई जाने के लिए ही तैयार नहीं। सस्ते में वो बेचने के, अभी रेंटल को तो छोड़ो, रेंटल के लिए तो कोई आ ही नहीं रहा था, लेकिन अब बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं तो कोई खरीद नहीं रहा है ऐसे स्कीम को। तो ये पहले दिन जब से वो बनी है, ये लोग जो बाबू बैठे हुए हैं, इनको ना रियल एस्टेट की समझ है, ना अर्बनाइजेशन की समझ है। कोई कुछ उनके दिमाग में डाल देता है, ऊपर का राजनीतिक जो भी नेता है वो भी खुश हो जाता है, बस किसी बिल्डर को बेनिफिट देना है, उसको एफएसआई बढ़ाना है, कोई स्कीम बना दी और लगा दिया ऐसे ही। बाद में ख्याल आ गया कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, फिर क्या है, दे रहा है दुरुस्त है, कम से कम उसको वापस तो ले लिया। तो मैं समझता हूं कि अगर गलत स्कीम ना ही बने तो अच्छा है, अगर बने गलत स्कीम तो उसको वापस लेना, उसको एडोकिज्म नहीं बोलते हैं। कम से कम गलत स्कीम सालों साल चल जाए और उसका कुछ होगा ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर मुंबई में 19,800 बिल्डिंगें हैं, पिछले 25 साल से उसकी रीडेवलपमेंट की स्कीम बनती है, आज तक कुल मिला के 1,500 बिल्डिंगें भी नहीं बन सके। अगर 19,800 में बिल्डिंगों में 25 साल में आप 1,500 बिल्डिंग भी नहीं बना सकते तो ऐसी स्कीम गलत है। लोगों को उसके ऊपर भरोसा नहीं है। जो 40 लाख 50 लाख घर झोपड़े में बनने चाहिए, अब 25 साल के बाद में 1 लाख घर भी नहीं बने, गलत स्कीम है, उसको चेंज करना चाहिए, नई स्कीम आनी चाहिए। तो ऐसी स्कीम करिए कि जो स्कीम लोगों को भाए, लोगों को काम आए, लेकिन ऐसी स्कीम करते हैं जो बिल्डरों के कहने पे कर देते हैं, कुछ बिल्डर उसका बेनिफिट ले लेते हैं और बाकी के बिल्डर उसमें सवाल डूब जाते हैं। हम उठाना चाह रहे हैं कि जब बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में फाइल क्लियर की जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है, बाद में सरकार का पैसा जो कि आखिरकार जनता का पैसा है वो बर्बाद होता है, सबका वक्त बर्बाद होता है और उससे कई लोगों का हैरेसमेंट भी होता है। तो शुभांकर, यहाँ पर क्या सरकार को ज़रूरत है कि अगर वाकई में वो एक ऑनेस्ट वे में करना चाहती है कुछ, तो थोड़ा जैसे चंद्रशेखर साहब कह रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को भी पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करें, या करती है सरकार? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, पर सभी पॉलिसी में या सभी डिसीजन में तो नहीं होते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। और जहाँ तक फ़ाइल क्लियर की बात है, मुझे नहीं मालूम कि इसमें किस तरीके का फ़ाइल क्लियर किया गया या क्या फ़ाइल क्लियर किया, जैसे मिस्टर प्रभु ने कहा। तो ये सब फाइल, ये बात सही है कि ये फ़ाइल काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। शायद सरकार के ऊपर कि इस तरीके का दबाव भी था कि आप अभी आचार संहिता लागू हो जाएगा तो 1 महीने तक हमारे काम बंद हो जाएंगे, तो शायद इस तरीके के उनके पास कुछ रिक्वेस्ट भी आए होंगे, तो उसके चलते हुए उन्होंने कुछ चीज़ें जल्दी भी किया हो सकता है। ये सब अटकलों की बात है, तो उसमें वो अलग बात है। जब पॉलिसी बनता है तो उसमें कुछ जगह पे ज़रूर सलाह लिया जाता है, कुछ जगहों पे सलाह नहीं लिया जाता है। जो सरकारी अफसर है या जो अधिकारी है वो अपने निर्णय खुद लेते हैं। सरकार जो है वो फाइल, अभी ये जो 200 या 300 फाइल की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई पॉलिसी का मतलब नहीं है। तो ये पॉलिसी की कोई फाइलें नहीं है, गलत पॉलिसी की नहीं है, ये तो ऐसी पड़ी हुई है, उसको पेंडिंग रखे बगैर एक साथ में क्लियर कर दिया। उसमें गलत कितने हैं, इलीगल क्या है, वो जब जांच होगी उसके अंदर पता चलेगा। अब बात रही एक्सपर्ट्स का सलाह लेने की, बिल्कुल सलाह लेते हैं। जैसे बीच में एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर और चेयरमैन एडवाइजरी कमिटी टू द स्टेट कैबिनेट, ऐसा एक पोस्ट बनाया गया और मुझे उस पोस्ट पे रखा गया, आपको बताते हैं। और कम से कम 4 साल सारे एक्सपर्टों को बैठ के करीब करीब 35 खंड में, यानी 35 वॉल्यूम्स में गवर्नमेंट को दिया, एक एक वॉल्यूम 300-300 पन्ने का, कि क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे सिस्टम करनी चाहिए, पूरा पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास। उसके लिए कोई पैसा नहीं चार्ज किया। एक्सपर्ट ओपिनियन पूरे बॉम्बे के सारे एक्सपर्ट को एक साथ में बिठा के गवर्नमेंट के पास दिया, पड़ा हुआ है, लेकिन आगे कुछ उसके ऊपर ये नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट स्कीम बनेगी जिसमें किसी को न बाबू को कुछ मिलेगा न नेता को कुछ मिलेगा, सारे
घूस खाने को नहीं मिलेगा। अगर ठीक से स्कीम बन के सब लोगों को ठीक पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट तो ये है कि किसी का फाइल दबा के रखे, फिर वो आके मिल लेगा, जो भी होना है आपस में लेन देन की बात हो जाएगी, उसके बाद में उसको क्लियर करे। तो ये गलत है। बिल्कुल। अगर शहर की पॉलिसी बनानी है तो बहुत बढ़िया, और अभी तो बहुत ज्यादा काम करना है। अभी तो नए सरकार ने ये कहा कि शहर में एक भी स्लम नहीं होगा, हर आदमी को अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगा। इतनी बड़ी बात है, हो सकता है ये चीज हो सकती है, लेकिन ईमानदार लोग होने चाहिए, अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, ईमानदारी से उसका अमल होना चाहिए। और हम जैसे लोगों ने जो गवर्नमेंट के कहने पर गवर्नमेंट को सलाह देते हैं, सलाह राइटिंग में देते हैं, और सब एक्सपर्ट्स उसके लिए राजी है कि इसको करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है। तो वो पड़े हुए हैं, जितने भी रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट्स के लिए हैं सारे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता। क्योंकि उसके ऊपर अमल होगा तो शहर का भला होगा, जो घूस खाने वाले हैं उनको घूस नहीं मिलेगी। चलिए, थोड़ा हमारे पास आज वक्त कम है। खैर, आप दोनों स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरी चर्चा में साफ तो यही हो जाता है कि अगर पॉलिसी सही है, अगर पॉइंट सही है, अगर जो किया जा रहा है वो सही है, तो फिर कब किया गया, क्यों किया गया, उस पर सवाल उठना नहीं बनता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों, और आखिर ये जो फाइलें क्लियर की गई हैं उनमें है क्या। आप दोनों स्टूडियो में आए उसके लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुंबई की ज़रूरतें क्या हैं ये सरकार भी जानती है और उसके विरोधी भी। चुनाव आने के साथ ही इन विरोधियों ने अपनी आवाज़ ऊंची करनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष ने हमारे संवाददाता प्रसाद काथे से बात की। इसमें उन्होंने मुंबई में हाउसिंग, नौकरी और मुंबई की कनेक्टिविटी को लेकर कई वादे किए हैं, और ये भी दावा किया है कि अगर चाहे तो ट्रांस हार्बर लिंक जैसी परियोजनाएं जो कि 40 साल से धूल खा रही हैं, वो 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगी। जब से मुंबई बनी है तब से हर एक सार्वजनिक बहस में इसका अपना एक महत्व होता है, और जब चुनाव हो तो जाहिर तौर पर मुंबई और मुंबई से जुड़े कई सारे मसले बहस में आ ही जाते हैं। हमारे साथ इस समय बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र जी, स्वागत आपका। राज्य में अगर आपकी सरकार आती है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो क्या इस वजह से बेहतर कम्युनिकेशन के जरिए आप ये दावा करते हैं कि मुंबई के विकास के लिए केंद्र सरकार खासा ध्यान देगी? निश्चित रूप से देगी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मुंबई में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो प्रोजेक्ट्स का क्लियरेंस, यहाँ सेंट्रल की एजेंसीज है, स्टेट की एजेंसीज है, तो प्रोजेक्ट का क्लियरेंस सेंट्रल से बहुत जल्दबाजी में हो, वो हम कर पाएंगे। और दूसरा, मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश होना चाहिए। जो मुंबई पूरे देश को पैसा दे रही है, उस मुंबई में हमारा निवेश बहुत कम है। तो हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम निवेश अगर मुंबई में बढ़ाए तो उससे मुंबई बदलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि आज मुंबई में दूसरा एक प्रॉब्लम है जिसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा। केवल आप हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके नहीं चलेगा। जब इतना आपका अर्बन इन्फ्लक्स है तो साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तैयार करनी पड़ेगी। आज मुंबई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुंबई ये सर्विस इंडस्ट्री का हब बनना चाहता है, लेकिन यहाँ सर्विस इंडस्ट्री आना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ कमर्शियल के रेंटल्स इतने हाई है। वो रेंटल कम कैसे हो सकता है? क्योंकि वो सारी चीजें बाजार पे निर्भर। जी, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमने एक बीकेसी तैयार किया। एमएमआर रीजन में हमारे पास इतनी जगह है, वहाँ 10 बीकेसी क्यों नहीं तैयार कर सकते हम? अगर 10 बीकेसी जैसे सेंटर्स अगर हम एमएमआर रीजन में तैयार करेंगे तो उससे हमारा जो कमर्शियल रेंटल है वो एट पार विथ चेन्नई या बेंगलोर आएगा या दिल्ली आएगा। तो सर्विस इंडस्ट्री को तो मुंबई ये सबसे करीब लगता है। आज चूंकि वायबिलिटी नहीं है इसलिए वो आना नहीं चाहते। और अगर आपके यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी अर्बन इन्फ्लक्स के साथ, तभी सिटी ग्रो होगी, तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे, तभी लोग घर लेंगे। लेकिन जब गुजरात की मुख्यमंत्री आती हैं मुंबई, वो कहती हैं कि उद्योगपतियों को मुंबई छोड़ अब गुजरात आना चाहिए। इससे एक डर पैदा होता है मुंबई वासी के दिल में, उसे कैसे ख़त्म करेंगे? मुंबई में हम उनको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे पा रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम मुंबई में रहे, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मुंबई में अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी दे, साहब मुंबई से बाहर कोई नहीं जाएगा। कोई कितना भी निवेश मांगे, निवेश केवल मुंबई में होगा। और जहाँ तक हाउसिंग का सवाल है, तो मुंबई में हमने पिछले 10 सालों में हाउसिंग तैयार ही नहीं किया। अब देखिए, 2.5 लाख घर रेंटल हाउसिंग का एक करार हमारी सरकार ने किया था, लेकिन कुछ निर्णय न लेने के कारण एक भी घर सरकार तैयार नहीं कर पाया। और अलग अलग रिपोर्ट अगर हम देखें तो मुंबई में 2020 साल तक 36 लाख घरों की आवश्यकता है अफोर्डेबल हाउसिंग में, और हमने एक घर तैयार नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सस्टेनेबल प्लान हमको तैयार करना पड़ेगा, जिसके तहत पर्यावरण का विचार करते हुए जो लैंड को हम अनलॉक कर सकते हैं उनको हम अनलॉक करें,
और अनलॉक करते समय उसकी जो लॉक वैल्यू है वो सरकार के पास आए और हम लोग उसके माध्यम से अफोर्डेबल हाउसिंग ये प्रमोट कर पाए। मुंबई की ट्रैफिक अगर ख़त्म करनी है तो आपके पास क्या विजन है? एमएमआर रीजन में हमको जो हाउसिंग की डेंसिटी है उस डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन केवल वहाँ डेंसिटी बढ़ाकर नहीं होगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आइलैंड सिटी से। जब ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी व्यवस्था हम खड़ी करेंगे कि जिसमें बिल्कुल एमएमआर के आखिरी छोर पर बसा हुआ व्यक्ति 1 घंटे में आइलैंड सिटी तक आ सकता है, तो लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे और अफोर्डेबल हाउसिंग हम तैयार कर पाएंगे। ट्रांस हार्बर लिंक है, मेट्रो का शुरू होना हो, मोनो का शुरू होना, सारी बातें कागज़ पर है और जो अभी हो रही है वो भी उतनी पर्याप्त नहीं है। देखिए, इसका मूल है गवर्नेंस में। अगर ट्रांस हार्बर लिंक का क्लियरेंस लीजिए, तुरंत उसको बिड किया जा सकता है। 2 सालों में ट्रांस हार्बर लिंक आप तैयार कर सकते हो। मुंबई वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने करीबन 1998 से लेकर आज तक 4 बार टेंडर बुलाए, 6 एजेंसियां उसके ऊपर आपने अपॉइंट की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक लोग मन में रख के जब टेंडर निकाले जाते हैं, उसमें अगर रियल इस्टेट का स्कैम किया जाता है तो ये पूरा नहीं हो सकता। मुंबई में वाटर ट्रांसपोर्ट हम शुरू कर सकते हैं, और इतना ही नहीं तो मुंबई में हम लोग एक रोड्स का एलिवेटेड कॉरिडोर क्यों नहीं तैयार कर सकते? अगर टोक्यो में 8 मंजिला रोड बन सकते हैं, मुंबई में 1 मंजिला रोड हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे कोस्टल रोड की हम बात करते हैं, क्यों नहीं हो पाता कोस्टल रोड? एनवायरमेंटल क्लियरेंस अगर अपन सही वक्त पे हम ले, और उसके पीछे 3 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री ने कहा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कोस्टल रोड, अभी तक उसका ढांचा भी तैयार नहीं कर पाए। सो बेसिकली मुंबई की अलग अलग एजेंसीज को आपको साथ में लाना पड़ेगा, और ये जो गवर्नेंस इश्यू है उसको सॉल्व करने के लिए मुंबई में जो एक मुख्य सचिव आपके बैठे हुए, उनके जस्ट नीचे लेकिन मुख्य सचिव के दर्जे का ही आदमी, इसको कंप्लीट मुंबई की जो अलग अलग एजेंसीज है उसका कोऑर्डिनेशन आपको देना पड़ेगा, तब जाकर। अदरवाइज मुंबई का म्यूनसिपल कमिश्नर इतना बड़ा है कि वो बैठे हुए सेक्रेटरी से बड़ा है वो, तो उनकी बात क्यों मानेगा वो? तो एक कमांड भी आपको ठीक से तैयार करनी पड़ेगी, जो चीफ मिनिस्टर के अंडर आपको तैयार करनी पड़ेगी, तब जाकर प्रोजेक्ट्स आगे जाएंगे। तो वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे क्रिसिल की रेटिंग।